हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारे टाइम सीरीज एनालिसिस की प्लेलिस्ट है जो उसकी वीडियो नंबर सेकंड है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन के बारे में। इस प्लेलिस्ट की जो वीडियो नंबर वन है वो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है। बट प्रॉब्लम बस यही है कि वो जो वीडियो है वो इंग्लिश में है। और उसको मैंने इंग्लिश में बनाया था क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए थे मेरे पास कि आप अपनी वीडियोस को इंग्लिश में बनाओ। तो मैंने जस्ट एज एक्सपेरिमेंट उस वीडियो को इंग्लिश में बना दिया था। बट जब मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो की समरी देखी तो उसकी ऑडियंस रिटेंशन बहुत कम थी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि फ़िलहाल मैं हिंदी में कंटिन्यू करूँगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन का फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। और इन फ्यूचर जब मेरे पास प्रॉपर टाइम होगा तो मैं इंग्लिश को थोड़ा ज़्यादा टाइम दूँगा। तो फ़िलहाल इस पूरी प्लेलिस्ट को मैं हिंदी में ही कवर करने वाला हूँ, ठीक है? तो लास्ट वीडियो आप इंग्लिश में देख लेना और इस वीडियो को आप हिंदी में देख सकते हो। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि इन टूल्स का मैं इस वीडियो में इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि आपको लास्ट वीडियो ज़रूर देखनी होनी चाहिए क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने टाइम सीरीज़ एनालिसिस के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनके बारे में बात करी थी और वो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली फाउंडेशन होता है टाइम सीरीज़ एनालिसिस का। उसके अलावा आपको मैटप्लॉटलिब और सीबॉन आना चाहिए क्योंकि ये सारी की सारी टूल्स हम ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और पांडास और नंपाई अगर आपको आता होगा तो थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि पांडास हमारे डाटा फ्रेम मैनिपुलेशन के लिए होता है और नंपाई हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए होता है। और इस वीडियो में कहीं कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी। और देन आपको आपकी जो मैथ्स होनी चाहिए वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि टाइम सीरीज एनालिसिस में मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आपको अगर मतलब 11th-12th की मैथ्स तक भी आती है तो काफ़ी काम बन जाता है। एंड देन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास एक स्ट्रांग विल और पेशेंस होना चाहिए क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं हिंदी मतलब हिंदी नहीं, सॉरी, हाँ, थ्योरी के बारे में ज़्यादा बात करूँगा। हालाँकि कुछ प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम्पल भी होंगे, ठीक है? उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा बट क्योंकि अभी हमारी केवल फाउंडेशनल क्लास चल रही है, हम अभी एक बहुत अच्छी नींव तैयार कर रहे हैं टाइम सीरीज़ एनालिसिस पे। और जब ये तैयार हो जाएगी तो हम एक इस पे एक कंप्लीट प्रोजेक्ट भी बनाएँगे, ठीक है? तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर मेरी इन वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिले तो डेफ़िनेटली मेरे ल वीडियो को लाइक करें, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो एक बार मैं आपको जल्दी-जल्दी रीकैप करा देता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी इन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो कि एक आइडियल टाइम सीरीज की होती हैं, आइडियल टाइम सीरीज। तो उसमें सबसे पहली थी टाइम डिपेंडेंसी। टाइम डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि जो एक टाइम सीरीज होती है ना, उसमें जो टाइम होता है, टाइम कॉलम होता है, जो टाइम या डेट कॉलम, ठीक है, कुछ भी बोल लो, उसमें जो डेट या टाइम होता है ना वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए। पर्टिकुलर ऑर्डर मतलब कि आपकी स्टार्टिंग डेट यहाँ से होनी चाहिए, उसके बाद उसकी नेक्स्ट डेट, उसकी नेक्स्ट डेट। जैसे मान लो आप अगर इसी 2025 का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपका 1 जनवरी से डेट स्टार्ट होनी चाहिए, फिर 2 जनवरी, फिर 3 जनवरी, इस तरीके से डेटेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका ऑर्डर है वो कुछ भी रैंडम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3rd जनवरी का पहले ले लिया, फिर 1st जनवरी ले लिया, फिर सीधे आप 15 फरवरी में कूद गए। तो इस तरीके से जो टाइम होता है वो एक आइडियल टाइम सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता है। अगर आपका जो डाटा है वो इस फॉर्मेट में है तो आपको पहले अपने डाटा को शॉर्ट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप शॉर्ट समझते होंगे, ठीक है? शॉर्ट करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में कि आपकी जो टाइम सीरीज है वो प्रॉपर एक लाइन में हो जाए, ठीक है? उसके अलावा एक और पॉइंट था टाइम डिपेंडेंसी में कि हर एक ऑब्जर्वेशन जो होती है ना इस टाइम सीरीज में, फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूँ कि मैं इस साल का टेम्परेचर को वो कर रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 1st जनवरी लिखा, यहाँ पे मैंने 2nd जनवरी लिखा, यहाँ पे 3rd जनवरी लिखा, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लिखा, ठीक है? तो हर एक ऑब्जर्वेशन अपने पास्ट ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करनी चाहिए, ठीक है? ये भी एक आइडियल टाइम सीरीज में टाइम डिपेंडेंसी को डिनोट करता है और इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। देन हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, वो है ट्रेंड। तो ट्रेंड बेसिकली होता है लॉन्ग टर्म अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इन योर डाटा, कि आपकी जो टाइम सीरीज है वो लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है। इसको हम ट्रेंड बोलते हैं और ट्रेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टाइम सीरीज का क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आप जिस चीज को मेजर कर रहे हैं वो विद टाइम ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स मेजर कर रहे हैं किसी कंपनी के तो विद टाइम आपके सेल्स पैटर्न ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो ये चीज हमें ट्रेंड बताती है, ठीक है? फिर तीसरी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी वो थी सीजनैलिटी। तो सीजनैलिटी के बारे में मैंने बताया था कि वो पैटर्न जो किसी भी टाइम सीरीज में रिपीट करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, उसी को सीजनैलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि जो एसी के सेल्स होते हैं ना, एयर कंडीशनर के सेल्स होते हैं, वो गर्मियों में बढ़ जाते हैं, सर्दियों में कम हो जाते हैं। तो इस तरह का पैटर्न बनेगा कुछ, ठीक है? और यहाँ पे आपको जो ये टॉप पे दिख रहा है ना, इसको क्रेस्ट बोलते हैं बेसिकली। तो ये आपका समर की
वो है डाटा, और ये आपका विंटर का डाटा है। तो आप अगर इस पैटर्न को देखें, तो ये वाला जो पैटर्न है हमारा ना, अप डाउन वाला, ये हर साल रिपीट ही करते जा रहा है। तो इस रिपीटिशन पैटर्न को ही सीजनैलिटी बोला जाता है, ठीक है? क्योंकि हर सीजन में ऑकर कर रहा है, और इनके बीच में जो टाइम गैप है वो भी सेम ही है, 6 मंथ, 6 मंथ, ठीक है? तो इसको बोलते हैं सीजनैलिटी। अगला आपका जो करेक्टरिस्टिक थी, फोर्थ करेक्टर, इसको बोलते हैं साइक्लिक पैटर्न। तो साइक्लिक पैटर्न सीजनैलिटी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हमें नहीं पता होता कि जो पर्टिकुलर पैटर्न है वो कितने टाइम बाद रिपीट करेगा। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि किसी एक साल आपके विंटर में भी एसी की सेल्स बहुत बढ़िया हो गई, तो ये आपका समर का हो गया और ये आपका विंटर का हो गया। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि अगली बार ये सेम सेल्स कब होंगी। अगली बार मतलब मान लो अब तो डाटा इस तरह हो रहा है फिर वापस, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि आपके फिर से वही रेगुलर पैटर्न आ गया, समर में सेल्स ज्यादा है, विंटर में सेल्स कम है। तो केवल ये वाले साल में ही ना विंटर में इसी की सेल्स हुई थी। तो इस तरह का पैटर्न जो आगे कब रिपीट करेगा हमें नहीं पता, उसी को हम साइक्लिक पैटर्न बोलते हैं, ठीक है? कि जैसे आपका रिसेशन होता है ना, रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है? वो एक बार आ गया रिसेशन, अब अगली बार कब आएगा हमें क्या पता, ठीक है? तो इस तरह के चीजों को हम साइक्लिक पैटर्न बोलते हैं। अगला आता है आपका स्टेशनरिटी। तो स्टेशनरिटी के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात नहीं करी थी, और मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस में सब एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्यूचर में जो मेरी एक वीडियो आएगी ना, वो पूरी इस टॉपिक के ऊपर आने वाली है, स्टेशनरिटी के बारे में। तो इसको भी यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगला आता है ऑटो कोरिलेशन। तो ऑटो कोरिलेशन का बेसिकली मतलब होता है कि हर एक वैल्यू अपनी पास्ट वैल्यू पे कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है? ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे टाइम सीरीज में हर एक ऑब्जर्वेशन अपने पास्ट पर डिपेंड करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज का जो टेम्परेचर है वो कल के टेम्परेचर पर डिपेंड करना चाहिए। पर इनके बीच में जो डिपेंडेंसी है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, वही चीज ऑटो कोरिलेशन बताती है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ऑटो कोरिलेशन होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। अगर आज का टेम्परेचर और जो पास्ट का टेम्परेचर, कल का टेम्परेचर, इनके बीच में जो कोरिलेशन है वो 1 के पास है, 1 के मतलब इनके बीच में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो 1 के पास आ रही है, मान लो 0.8 भी आ रही है, तो इसका मतलब कि कल का टेम्परेचर अगर ज्यादा था तो आज का भी ज्यादा होगा। तो जितना ये कोरिलेशन पॉजिटिव टर्म्स में होता है तो दोनों इंक्रीज या दोनों डिग्री साथ साथ करते हैं। लेकिन अगर यही -1 के पास चले जाता है, कि मैं बोल दूं कि आज के टेम्परेचर और कल के टेम्परेचर में जो कोरिलेशन है, सॉरी ऑटो कोरिलेशन है, वो -0.8 है, इसका मतलब है कि आज का अगर ठंडा है तो कल का गर्म था, तो ये अपोजिट टर्म्स में चले जाता है, ठीक है? लास्ट में आता है आपका इरेगुलरिटी, जिसको हम नॉइज भी बोलते हैं। तो नॉइज बेसिकली वो चीज होती है जो कि बाकी सारे डाटा पॉइंट से बहुत ज्यादा अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सेल्स कुछ ऐसे चल रही है और एकदम से एक स्पाइक आ जाए, फिर वो अगर वापस रेगुलर पैटर्न पे आ जाए, तो ये जो स्पाइक थे ना, इसी को हम बोलते हैं नॉइस, ठीक है? और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नॉइस के दो टाइप होते हैं। एक जिसका रीजन हमें पता होता है, उसको हम प्रॉपर नॉइस नहीं बोलते। एक जिसका रीजन हमें नहीं पता होता, उसको हम प्रॉपर नॉइस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सेल है, मान लो, अगर मान लेते हैं ये सेल्स का डाटा है, ठीक है? तो ये जो पर्टिकुलर पीक है, ये मान लेते हैं कि ये पीक आ गई क्योंकि इस साल आपने डिस्काउंट दे दिया था, बहुत ज्यादा ह्यूज डिस्काउंट, तो एकदम से सेल्स स्पाइक कर गई। तो यहाँ पे हमें रीजन पता है, तो इस ऐसे स्पाइक को हम नॉइस में काउंट नहीं करते प्रॉपर्ली, ठीक है? बल्कि नॉइस में हम वो काउंट करते हैं कि अगर मेरे को ये पीक दिख रही है, लेकिन इस पीक के पीछे ना मुझे रीजन नहीं पता, मुझे कोई रीजन नहीं पता, तो मैं इसको नॉइस में काउंट करूंगा कि हाँ, ये प्रॉपर्ली नॉइस है, ठीक है? तो ये सारी चीजें के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और अब इस वीडियो के टॉपिक में हम जंप करते हैं, ठीक है? अगर आपको ये सब आता था तो आप इस वीडियो को मतलब यहाँ तक वो करते, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते थे। अब चलते हैं टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन में। तो टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन का बेसिकली मतलब होता है कि जो भी आपकी टाइम सीरीज है उसको 3 पार्ट में बांट देना। अब टाइम सीरीज, मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि एक टाइम सीरीज क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। हम्म, ये रही, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैं पहले अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने अपने डाटा को भी लोड कर दिया, और ये आपको डाटा दिख जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे हमने मीन टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड है, मीन प्रेशर है, और ये हमारी डेट्स कॉलम है, ठीक है? उसके अलावा उसके बाद मैंने क्या किया कि जो मेरा डेट कॉलम है ना, इसमें जो डेट है ना, वो अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इसको डेट टाइम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये वाला कोड लिख दिया, ठीक है? तो पीडी टू डेट टाइम, अगर आपको पांडास आता है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए। तो अब मैंने क्या किया, मैंने जो हमारा एक्स एक्सिस था ना, उस पे डेट से ले ली, और जो वाई एक्सिस था उसमें मैंने टेम्परेचर ले लिया, मीन टेम्परेचर, इन दोनों के कॉलम के बीच में, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया लाइन प्लॉट, ठीक है? तो फिर से वही चीज है कि आपको अगर सीबॉर्न लाइब्रेरी आती है तो आपको पता होगा लाइन प्लॉट क्या होता है, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो मैंने एक लाइन प्लॉट ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन प्लॉट में आपको क्लियरली एक पैटर्न दिख रहा है सेल्स का, ये इस तरह का पैटर्न दिख रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जो कि लॉजिकली वैलिड भी है, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, सर्दियों में टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। तो इसी को एक टाइम सीरीज बोला जाता है। इस पर्टिकुलर टाइम सीरीज में ना, मुझे एक तो ये दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट कर रहा है, ठीक है? लेकिन मुझे ये भी जानना है कि
साल मतलब हर एक साल में जो मेरा टेम्परेचर है, क्या वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है? और आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा तो थोड़ी देर पहले ही मैंने एक टर्म के बारे में बात करी थी जिसको हमने ट्रेंड बोला था। ट्रेंड बेसिकली हमें ये बताता है कि लॉन्ग टर्म में मेरा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ना तो पता ही नहीं चल पा रहा है। हमें नहीं पता चल पा रहा है कि मेरा जो टेम्परेचर है ऑन एन एवरेज वो विद टाइम बढ़ रहा है या घट रहा है। वो मेरे को कैसे पता चलेगा? वही टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन करके, क्या करके? टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन करके, जो कि यहाँ हम पढ़ेंगे। तो टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी ओरिजिनल टाइम सीरीज है, इस तरह की दिख रही है आपको इसको 3 पार्ट में बाँट देना। अब वो 3 पार्ट क्या है? ट्रेंड, सीज़नैलिटी और नॉइज़। ठीक है? ट्रेंड के बारे में हम बात कर चुके हैं कि लॉन्ग टर्म में जो आपकी वैल्यूज़ है वो अप जा रही है या नीचे जा रही है। ठीक है? उसका सीज़नैलिटी वो पैटर्न जो हर साल रिपीट कर रहे हैं, उसको सीज़नैलिटी बोला जाता है। ठीक है? यहाँ पे इसने एक पैटर्न खोजा और उसने देखा कि वो पैटर्न रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसको इसने ट्रेंड बोल दिया, सॉरी सीज़नैलिटी बोल दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको देखूँ तो ये यहाँ से 1 मिनट मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब ये पैटर्न ना यहाँ तक रिपीट कर रहा है, अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो। नहीं यहाँ तक नहीं, 1 मिनट, हाँ, यहाँ तक, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ही रिपीट कर रहा है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो पैटर्न है वापस यहाँ पे रिपीट कर रहा है, अब देखो। अरे ये रहा, ठीक है? उसके बाद देखो ये रहा, उसके बाद नीचे वाला ये रहा, उसके बाद ये पीक, ये वाली पीक हो गई, ये डबल हो गया। तो मतलब ये जो पैटर्न है हमारा बार-बार रिपीट कर रहा है। अगर मैं इसको फिर से इरेज़ करके दिखाऊँ, तो यहाँ ये बना है और उसके बाद ये पैटर्न कहाँ पे आया? यहाँ पे आया, उसके बाद ये पैटर्न वापस रिपीट करेगा कहाँ पे? यहाँ पे रिपीट करेगा, फिर यहाँ पे रिपीट करेगा। तो आप देख सकते हैं सेम ही पैटर्न बार-बार रिपीट कर रहा है जिसको हम सीज़नैलिटी बोलते थे। अब कुछ चीज़ें जो ट्रेंड नहीं देख पाया, सीज़नैलिटी नहीं देख पाया, तो वही चीज़ आपके आते हैं थर्ड वाले प्लॉट में जिसको नॉइज़ बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? नॉइज़ बोला जाता है, ठीक है? तो टाइम सीरीज़ डिकम्पोज़िशन का सिंपल मतलब होता है कि आपको अपनी टाइम सीरीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक हो गया ट्रेंड, दूसरा हो गया सीज़नैलिटी, तीसरा हो गया आपका नॉइस। ये ऑटोमेटिकली खुद से हो जाता है, आपको बस कोड लिखना होता है, आपको नहीं डिवाइड करना पड़ता। मैं कोड के बारे में आपको बताऊंगा अभी, ठीक है? तो इसी को टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन कर देते हैं ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड क्या है? लॉन्ग टर्म इंक्रीज और डिक्रीज। सीजनैलिटी क्या है? रिपीटेड पैटर्न जो हम हर साल देखते हैं। और वो चीज जो कि ट्रेंड और सीजनैलिटी कैच नहीं कर पाई, वो सारा आपका नॉइस में चले जाता है, ठीक है? अब डिकम्पोजिशन क्यों करना होता है? वही हमको अपनी टाइम सीरीज एनालिसिस को क्या करना है, देखना है कि हमारी जो टाइम सीरीज एनालिसिस है उसमें ट्रेंड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। कौन से पैटर्न है जो बार बार रिपीट करें, ये हम देखना चाहते हैं सीजनलिटी से। और क्या हमारे आउट सॉरी नॉइसिस हैं, वो हम थर्ड वाले ग्राफ से देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमको टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन से ही मिलती है, ठीक है? अब जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये आपके ओरिजिनल टाइम सीरीज है ये। अब इसमें आपको क्लियरली देख के नहीं पता चल रहा कि जो आपकी पर्टिकुलर वैल्यू है, अब वैल्यू का मतलब क्या है? यहाँ पे जो ये है, अगर आप उसको सेल्स मान ले तो आपकी जो सेल्स पैटर्न है वो ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, या फिर आपको उसको टेम्परेचर मान रहे तो टेम्परेचर मान ले। तो मेरे को नहीं पता चल रहा कि मेरे जो टेम्परेचर है ना वो ऑन एन एवरेज ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो जैसे ही मैंने टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन किया ना, उसके बाद देखो यहाँ पे एक ट्रेंड बन गया। अब ट्रेंड क्या दिखा रहा है मुझे कि ऑन एन एवरेज मेरा जो टेम्परेचर है वो कहाँ की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप इसको देख पाएँ तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 25 के आसपास से स्टार्ट हुआ है और 27 पे रुका है। मतलब 2013 से 2016 तक 3 साल में जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री बढ़ चुका है। ठीक है? ये मेरे को किसने बताया? ट्रेंड ने बताया। और ये ट्रेंड कब आया? जब मैंने टाइम सीरीज़ डिकम्पोज़िशन किया। ठीक है? ये ओरिजिनल सेल्स पैट सॉरी ओरिजिनल टेम्परेचर पैटर्न से मेरे को ये नहीं दिख पा रहा था। इसलिए टाइम सीरीज़ डिकम्पोज़िशन ज़रूरी है। ठीक है? और उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो ये आपके आगे सीज़नैलिटी। सीजनैलिटी में आपको फिर से वही पैटर्न दिखेगा, वो पैटर्न जो बार-बार रिपीट कर रहा है। देखो ये वाले जो पैटर्न है ना, इसमें जो थोड़ी बहुत नॉइसेस भी है, ये पैटर्न इसको दिख रहा है कि बार-बार रिपीट कर रही है। तो इसको इसने सीजनैलिटी डाल दिया। कुछ चीज़ें थी जो ना ट्रेंड वो मेज़र कर पाई, ना सीज़नैलिटी कैच कर पाई, तो वो सारा आपका नॉइस में चले जाता है, ठीक है? तो इसलिए टाइम सीरीज़ डिकम्पोज़िशन बहुत ज़रूरी है। कितने तरीके से हम टाइम सीरीज़ को डिकम्पोज़ कर सकते हैं? तो बेसिकली 2 मेथड होते हैं टाइम सीरीज़ को डिकम्पोज़ करने के लिए। एक तो होता है आपका क्लासिकल डिकम्पोज़िशन। क्लासिकल डिकम्पोज़िशन मतलब सिंपल मेथड्स, ठीक है? जिसके अंदर 2 मेथड होते हैं। एक होता है एडिटिव, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। दोबारा से देखो, टाइम सीरीज़ डिकम्पोज़िशन के कितने मेथड है? 2 मेथड है, सीज़नल और ये वाला, ये भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सीजनल डिकम्पोजिशन के फिर से 2 पार्ट हैं, ठीक है? और दूसरा पार्ट ये है, मतलब टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन का दूसरा पार्ट क्या है? सीजनल ट्रेंड डिकम्पोजिशन यूजिंग LOESS, इसको STL डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। और ये थोड़ा एडवांस मेथड होता है एज़ कंपेयर टू क्लासिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है? अगर आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गए तो इन सिंपल वर्ड हमारे जो टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन है, ठीक है? इसको मिटा देते हैं, रुको। जो हमारा डिकम्पोजिशन है, ठीक है? डिकम्पोजिशन
किसके कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। एक है क्लासिकल, एक है मॉडर्न, ठीक है? मॉडर्न के अंदर आ गया आपका एसटीएल डिकम्पोजिशन, एसटीएल। क्लासिकल क्या क्या 2 और आ जाते हैं। एक आएगा आपका एडिटिव और दूसरा आएगा मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है? यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सीजनल या क्लासिकल डिकम्पोजिशन का 2 आते हैं और ये आ गया आपका अगला। ठीक है, अब चलते हैं पहले हम पहले टाइप में, ये वाले टाइप में चलेंगे। पहले हम सीजनल डिकम्पोजिशन इसको समझेंगे पहले, उसके बाद इस पाएंगे सेकंड वाले पे। तो सबसे पहले सीजनल डिकम्पोजिशन। तो सीजनल डिकम्पोजिशन फिर से वही सेम चीज रिपीट हो रही है। सीजनल डिकम्पोजिशन देखता है कि जो ओरिजिनल टाइम सीरीज है वो 3 चीज की बनी है, ट्रेंड, सीजनैलिटी और नॉइज़। पर ये सीज़नल डिकम्पोज़िशन या क्लासिकल डिकम्पोज़िशन यही काम करता है कि आपके टाइम सीरीज़ को 3 पार्ट में बाँट देता है। वही चीज़ जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, तो इसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है कि क्लासिकल डिकम्पोज़िशन के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है? क्या कंडीशन है कि आप कंडीशन रिक्वायर्ड उहुँ, अरे सॉरी, सॉरी, सॉरी। हुँ, कंडीशन रिक्वायर्ड कि आप तभी क्लासिकल डिकम्पोज़िशन लगा सकते हैं। वो पहली कंडीशन ये रही, फिक्स सीजनल पैटर्न कि आपके जो टाइम सीरीज है ना उसके अंदर जो सीजनल पैटर्न है वो सेम होनी चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, मैंने बताया था ना ये सीजनल पैटर्न एग्जैक्टली सेम है, ठीक है? तो क्लासिकल डिकम्पोजिशन तभी लग सकता है जब आपके जो सीजनैलिटी पैटर्न हो वो क्या हो, वो एग्जैक्टली सेम रहे, पहली कंडीशन। दूसरा, आपके डाटा में बहुत ज़्यादा आउटलायर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? नाम क्योंकि क्लासिकल है, ठीक है? मॉडर्न नहीं है, तो आपके अगर डाटा में बहुत सारे आउटलायर हैं, तब भी आप क्लासिकल डिकम्पोजिशन नहीं लगा सकते, ठीक है? तो आपको पहले आपको अपने डाटा से आउटलायर्स रिमूव करने पड़ेंगे। तीसरा, कि ये तभी काम करता है अच्छे से जब आपका जो डाटा हो ना, टाइम सीरीज़ वाला डाटा, वो स्टेबल हो, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। फ्लक्चुएशन मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि ऐसे-ऐसे कुछ ज़्यादा पैटर्न वगैरह ना हो, ठीक है? तो इन तीनों में ही आप क्लासिकल डिकम्पोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है? एक बार रिपीट करूँ तो क्लासिकल डिकम्पोजिशन बेसिकली एक मेथड है जिसमें ये टाइम सीरीज़ डाटा को 3 पार्ट में बाँट देगा, ट्रेंड, सीज़नैलिटी और नॉइज़। ठीक है? नॉइज़ या आउटलायर। और ये तब लग सकता है जब पहली कंडीशन है कि आपकी सीज़नैलिटी रिपीट करते रहे सेम इंटरवल पे। ठीक है? दूसरा, आपके डाटा में ज़्यादातर आउटलायर नहीं होने चाहिए। अगर आपके डाटा में आउटलायर है तो फिर वो सेकंड वाला मेथड आएगा जो मॉडर्न मेथड था। ठीक है? तीसरा, आपके जो सेल्स पैटर्न सॉरी जो ग्राफिकल पैटर्न्स होने चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज़ें हैं, कंडीशन अप्लाइड हैं, तो आप क्लासिकल डिकम्पोजिशन लगा सकते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं क्लासिकल डिकम्पोजिशन का जो फर्स्ट टाइप है जिसको हम बोलते हैं एडिटिव मॉडल, ठीक है? एडिटिव एडिटिव मॉडल, सॉरी थोड़ा फंबल हो गया, ठीक है? एडिटिव मॉडल, तो एडिटिव मॉडल में का जो बेसिकली फॉर्मूला है वो ये है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को ना इन सिंपल वर्ड समझाऊं तो ये आपको कुछ नहीं बोल रहा, ये बस आपको यही बोल रहा है कि किसी भी टाइम पे, जैसे मान लो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना, अरे यहाँ पे जो वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस वाले टाइम पे, ठीक है? यहाँ पे जो वैल्यू होगी, अब इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, 328 मान लेते हैं, मान ले इस ये वैल्यू निकलेगी आपके किससे, जो आपने ट्रेंड निकाला, जो आपने इस पॉइंट पे सीजनैलिटी मानी है और जो आपका नॉइस है, इन तीनों को प्लस करने से, इन तीनों को प्लस करने से, ठीक है? दोबारा से रिपीट करते हैं, देखो लिंक, ठीक है? ये आपकी थी ओरिजिनल टाइम सीरीज, ठीक है? ये आपकी ओरिजिनल थी, ओरिजिनल मतलब जो आपने लाइन प्लॉट से बनाई है, ठीक है? अब इसको आपने टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन किया किसके मेथड से, क्लासिकल डिकम्पोजिशन मेथड से। जैसे ही आपने इसको डिकम्पोज किया तो ये 3 पार्ट में बट गया, ट्रेंड, सीजनैलिटी और ये नॉइस, आपका ये नॉइस हो गया, ठीक है? अब इसको एडिटिव मॉडल क्यों बोला गया? इसको एडिटिव मॉडल इसलिए बोला गया क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जनरली यहाँ पे आपको अगर ये वैल्यू निकालनी हो ओरिजिनल टाइम सीरीज की और आपके पास ये ओरिजिनल टाइम सीरीज ना हो, ये आपके पास नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ट्रेंड लेना है, आपको उस टाइम पे सीजनैलिटी लेनी है और उस टाइम का नॉइस लेना है, इन तीनों को आपको ऐड कर देना है। तो जैसे ही आप ऐड कर दोगे ना, आपकी ओरिजिनल टाइम सीरीज आ जाएगी, ठीक है? इन सिंपल वर्ड्स आप ट्रेंड, सीजनैलिटी और रैंडम को प्लस कर दो हर पॉइंट के लिए, तो आपको फिर से ओरिजिनल डाटा पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसलिए इसको एडिटिव मॉडल बोला गया है और इसका फॉर्मूला यही है कि वाई एट एनी पर्टिकुलर ऑफ टाइम क्या होगा, ट्रेंड में सीजनैलिटी में नॉइस प्लस कर दो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब ये एडिटिव मॉडल कब लगता है, जब आपके जो सीजनल पैटर्न हो वो एक तो सेम रहने चाहिए, ठीक है? ऑन दी अदर हैंड आपके जो एम्पलीट्यूड है ना, ये सीजनल पैटर्न के, ये भी चेंज नहीं होने चाहिए,
अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको मेरे ख्याल से थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा जब आपको मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। आप अगर यहाँ देखें ना, तो हर एक सीजनैलिटी का ना एम्पलीट्यूड लगभग लगभग सेम है। मतलब अगर ये 5 है तो यहाँ पे भी 5 ही है। ये हर किसी एम्पलीट्यूड मेरे ख्याल से आपको पता होगा ना, जो वेव का एक एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड, ये इसको एम्पलीट्यूड बोलते थे। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, ये सेम है। तो जब ये सेम होता है ना, तभी आप एडिटिव मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले मॉडल में। अच्छा, पहले मैंने को आपको वो दिखाना है, क्या कोड, क्लासिकल डिकम्पोजिशन का। ठीक है, तो आप यहाँ चलेंगे। ठीक है, ये हमने लाइन प्लॉट बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम्म, ये नहीं, कहाँ गया, हाँ ये रहा क्लासिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो क्लासिकल डिकम्पोजिशन में एडिटिव मॉडल मैंने आपको समझाया। इसको करने से पहले आपको सबसे पहले लाइन प्लॉट बनाना है। आपको अपनी ग्राफ का, सॉरी टाइम सीरीज डाटा का क्या बनाना है, वो बनाना है, आ, लाइन प्लॉट बनाना है। क्योंकि लाइन प्लॉट देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपके सीजनल पैटर्न सेम है कि नहीं है। अगर आपके सेम नहीं है, तो आप क्लासिकल डिकम्पोजिशन वैसे ही नहीं लगा सकते। दूसरा, आपको ये देखना पड़ेगा आपके डाटा में बहुत ज्यादा आउटलायर तो नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा आउटलायर या फ्लक्चुएशन है, फिर से आप क्लासिकल डिकम्पोजिशन नहीं लगाते। इसलिए सबसे मैंने पहले चेक किया कि मेरा टाइम सीरीज डाटा दिख कैसे रहा है, और मुझे ये टाइम सीरीज डाटा ठीक लग रहा है। ठीक है, इसमें सीजनल पैटर्न ऑकर कर रहे हैं, कोई ज्यादा मेरे को आउटलायर, कोई बहुत बड़ी पीक नहीं दिख रही, और ज्यादा मेरे को फ्लक्चुएशन नहीं दिख रहा। अगर ये फ्लक्चुएशन है भी तो नॉइस के अंदर काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं क्लासिकल डिकम्पोजिशन का एडिटिव मॉडल लगा रहा हूँ। उसका क्या मेथड है, आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा सीजनल डिकम्पोजिशन मेथड को, सॉरी सीजनल डिकम्पोज को इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। किससे, इस लाइब्रेरी से। ठीक है, यहाँ पे जो लाइब्रेरी लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इससे इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इस इस सीजनल डिकम्पोज को आपको दो चीजें प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है, सॉरी तीन चीजें प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले किस कॉलम को डिकम्पोज करना है, किस कॉलम को, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया मीन टेम्परेचर वाले को। मीन टेम्परेचर मेरे ख्याल से आपने देखा था, अभी ऊपर आपको मैंने दिखाया था कि इस वाले कॉलम को मैं डिकम्पोज करना चाह रहा हूँ, इस वाले मीन टेम्परेचर को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये प्रोवाइड करना पड़ता है कि किस कॉलम को डिकम्पोज करना है। दूसरा, आप कौन सा वाला मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने, क्योंकि आपको अभी एडिटिव पढ़ाया है, तो हमको यहाँ पे एडिटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लीकेटिव लगाएंगे तो यह मल्टीप्लीकेटिव। तीसरी चीज जो आपको मैंडेटरी प्रोवाइड करनी है, वो है पीरियड। पीरियड बेसिकली ये बताने की कोशिश करता है इस पर्टिकुलर कोड को, कि कितने टाइम के बाद आपका जो डाटा है उसमें रिपीटेड पैटर्न्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को क्लियर कट दिख रहा है कि ठीक 1 साल बाद ये पर्टिकुलर डाटा फिर से रिपीट कर रहा है। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली रिपीट नहीं कर रहा, पर पैटर्न लगभग लगभग सेम है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पीरियड लिख दिया 365। 365 मतलब 1 साल। अब एक चीज आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, वो ये कि यहाँ पे ना मेरे पास हर दिन के लिए डाटा है। मतलब मेरे पे 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, ऐसे करके 365 दिन का डाटा है। इसलिए मैंने पीरियड यहाँ 365 दिया है। अगर आपका मंथली डाटा होगा, मतलब जनवरी का, फरवरी का, फिर मार्च अप्रैल जो भी, तो आप यहाँ पे पीरियड 365 नहीं डालेंगे, क्योंकि तब आपका 12 साइकिल के बाद जो डाटा होगा रिपीट करेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक केवल 12 महीने का ही डाटा आपके पास, तो यहाँ पे आपको पीरियड 12 लिखना है, फिर 365 नहीं लिखना। तो ओवरऑल यहाँ पे आप पीरियड में आपको सिर्फ ये प्रोवाइड करना पड़ता है कि कितने टाइम के बाद आपका जो डाटा रिपीट कर रहा है। जैसे ही आप ये करेंगे, तो सीजनल डिकम्पोज जो मेथड है हमारा, वो क्या करेगा, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, और वो आपके टाइम सीरीज को क्या कर देगा, तोड़ देगा 3 पार्ट में। ये आपको दिख रहा है, ओरिजिनल टाइम सीरीज थी मीन टेम्परेचर की, ये एग्जैक्टली ऐसी है। इसने इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया, ट्रेंड में, सीजनल में और रेसिडुअल में, इसमें तोड़ दिया। इसको विजुअलाइज करने के लिए आपको ये कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, ये बेसिकली मैंने क्या किया है, सबसे पहली एक्सेस पे मैंने क्या लगा है, ये मेन, ये वाला सबसे पहले एक्सेस पे मैंने ओरिजिनल टाइम सीरीज रखी है। फिर दूसरे वाले पे मैंने केवल ट्रेंड को शो करने की कोशिश करी। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे लेवल ट्रेंड है, जिसको ग्रीन कलर दे दिया मैंने, ये ट्रेंड हो गया। फिर तीसरे वाले प्लॉट में मैंने केवल सीजनैलिटी के लिए किया है, तो ये आपका सीजनैलिटी हो गई। चौथे वाले प्लॉट में मैंने केवल नॉइस के लिए किया है। ठीक है, ये रहा आपका नॉइस के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोड लिखना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन लगाने के लिए। कौन से मेथड से, क्लासिकल डिकम्पोजिशन मेथड से। अगर आपको इतना लंबा कोड नहीं लिखना, ये अलग अलग एक्सेस वाला, तो सिंपल कोड भी है, ये रहा। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। सेम ये चीज, तीन चीज तो आपको फिर से प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको बस सिंपल ये कोड लिख देना है। ठीक है, डिकम्पोजिशन डॉट प्लॉट लिख देना है, वो अपने आप ही आपको बता देगा। ठीक है, ये तीनों ही अपने आप डिवाइड कर देगा। तो आप दोनों मेथड से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया आपका क्या करने का, एडिटिव मेथड लगाने का। अब चलते हैं अगले वाले पे, मल्टीप्लिकेटिव मेथड पे। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव मेथड एडिटिव मेथड से कैसे डिफरेंट है, बहुत ही सिंपल तरीके से डिफरेंट है। देखो, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि एडिटिव मॉडल में ना एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो,
इस तरीके से रहेगा एम्पलीट्यूड सेम, सबका एम्पलीट्यूड सेम। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में विद टाइम एम्पलीट्यूड इंक्रीज या फिर विद टाइम डिक्रीज करेगा। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एम्पलीट्यूड, ये 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 आप देख सकते हैं कि विद टाइम जो एम्पलीट्यूड हो रहा है वो बढ़ रहा है। ठीक है। अब जैसे ही आप अपने टाइम सीरीज का लाइन प्लॉट बनाएंगे, लाइन प्लॉट आपको पता है ना, जो अभी मैंने आपको दिखाया, लाइन प्लॉट बनाएंगे और लाइन प्लॉट में आप चेक करेंगे कि क्या आपका डाटा इस पैटर्न का है या आपका डाटा इस पैटर्न का है। अगर ये इस पैटर्न का है आपका डाटा, ठीक है, तो फिर आप उसमें मल्टीप्लिकेटिव मॉडल लगाएंगे, उस पर आप एडिटिव मॉडल नहीं लगाएंगे। ये ध्यान रखना, एडिटिव मॉडल केवल लगेगा जब एम्पलीट्यूड सेम रहे, उस टाइम पे ही लगेगा। ठीक है। अब फिर से ये फॉर्मूला आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो वही सेम चीज रिपीट होगी कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाटा निकालना है तो आपको ट्रेंड लेना है, और ये सीजनल वैल्यू लेनी है और रेजिडुअल लेना है। इन तीनों को आपको ऐड नहीं करना है, इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपको वो आंसर मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है। मतलब वो ये कि आपके पास अगर ये चीज नहीं है, ओरिजिनल टाइम सीरीज नहीं है आपके पास केवल ट्रेंड, सीजनल, रेजिडुअल है, आपको ओरिजिनल टाइम सीरीज चाहिए, तो तीनों के हर एक पॉइंट को आप बस मल्टीप्लाई कर दो, आपको ओरिजिनल टाइम सीरीज मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो आपको नोट करनी है कि आपको ना जब भी टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन करना है तो आपको ये देखना है कि स्केल्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। स्केल क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे तीनों ही ग्राफ के। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। ठीक है। बाकी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव मॉडल कब लगाना है। ठीक है। अब एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। ये रहा। अब मेरे इस डाटा में ना मैंने चेक किया, ये जो चार कॉलम थे ना हमारे पास, मीन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और मीन प्रेशर, इनमें से किसी भी पर्टिकुलर टाइम सीरीज में, मतलब डाटा में, वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज नहीं कर रहा था, मतलब मल्टीप्लिकेटिव था ही नहीं। तो मैंने मल्टीप्लिकेटिव लगा दिया है एडिटिव मॉडल वाले में ही। ठीक है। मैं समझ जाओगे अभी। कहाँ गया मल्टीप्लिकेटिव, ये रहा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो मैंने मल्टीप्लिकेटिव मीन टेम्परेचर पे लगा दिया है दोबारा से, बस एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। इसमें भी काम कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर एक्चुअल में मल्टीप्लिकेटिव ऐसे डाटा में नहीं लगता, ये ध्यान रखना। ठीक है। इसमें सीजनलिटी सेम है, एम्पलीट्यूड सबके सेम है, एडिटिव लग जाएगा बड़े पैर से। ठीक है। कोड में क्या डिफरेंस आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस आपको जो आपने तीन पैरामीटर यहाँ पास करे थे ना, अब पैरामीटर बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, मेरे को करेक्टली याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडिटिव की जगह बस मल्टीप्लिकेटिव लिख देना है, इतना ही काम आपको करना है। बाकी सारा काम ये जो आपने इंपोर्ट किया है ना लाइब्रेरी से, ये अपने आप कर देगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया था कि प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कंपोनेंट को। और अगर आप यहाँ देखें, एंड यहाँ पे और यहाँ पे, चाहे एडिटिव मॉडल हो चाहे मल्टीप्लिकेटिव मॉडल हो, लगभग वो सेम ही आएगा। ठीक है। अब मैं जो चीज आपको बता रहा था आपकी ये, कि हाँ, जब भी आप टाइम सीरीज को डिकम्पोज करते हैं तो आपको स्केल चेक करना है। देखो यहाँ पे जो मेन टाइम सीरीज का स्केल था वो 10 से लेकर 40 तक था, मतलब जो मेन टेम्परेचर है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम 40 तक जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो मेरा ट्रेंड कंपोनेंट है, वो बोल रहा है कि ऑन एन एवरेज आपका जो टेम्परेचर 25 से 27 जा रहा है। अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको, ये बता रहा है कि मुझे हर एक डेट के टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ट्रेंड कंपोनेंट आपको क्या बोल रहा है कि मुझे हर एक डेट के टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरे एक साल का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर बताऊंगा। तो ये बोल रहा है कि ऑन एन एवरेज हर साल आपका टेम्परेचर 2 डिग्री से बढ़ेगा। ठीक है। ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 डिग्री से बढ़ेगा, तो यहाँ पे स्केल चेंज कर लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे फिर से स्केल चेंज हुआ है, क्योंकि आपके जो सीजनैलिटी पैटर्न है ना, उसके अंदर, सॉरी, जो मेन टाइम आपका मेन टाइम सीरीज है ना, उसके अंदर ट्रेंड तो ऑलरेडी आ गया। तो ये 25 से 27 वैल्यू तो इसने ऑलरेडी ला दी है। 25 से 27 में आप क्या ऐड करें या मल्टीप्लाई करें कि आपकी जो वैल्यू है वो 40 तक पहुंच जाए। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के लिए अगर निकालें, अगर यहाँ मेरे को पॉइंट दिया हुआ है ना, इसके बिल्कुल सीधा में ये वाला पॉइंट निकालना है मुझे। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका ये स्केल और ये स्केल अगर सेम हो गया तो 25 इंटू 25 625 हो जाएगा। तो टेम्परेचर 625 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इसलिए स्केल चेंज कर देगा वो यहाँ पे 25 से कुछ ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेगा कि आपका ये वाला पॉइंट आ जाए, और बाकी उसमें डेफिनेटली रेजिडुअल भी काउंट होगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि स्केल क्यों चेंज होता है, क्योंकि स्केल चेंज करने के बाद ही इन तीनों को प्लस या मल्टीप्लाई करने पे आपकी ओरिजिनल टाइम सीरीज आती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, और मैंने आपको कोड भी दिखा दिया, दोनों का कोड सेम ही रहेगा, बस आपको एक ही चीज चेंज करनी है। ठीक है। अब आ जाते हैं मॉडर्न मेथड पे, जिसको मैंने बोला कि जो आपका दूसरा मेथड है और जो कि मॉडर्न मेथड है। ठीक है। तो ये कहाँ लगता है, तो पहली चीज तो सबसे पहले यही हम समझ लेते हैं कि ये भी आपके टाइम सीरीज को 3 पार्ट में ही बांटेगा, जैसे उसने बांटा था क्लासिकल वाले ने। ठीक है। ये किसमें बांटेगा, वही ट्रेंड, सीजनैलिटी और रेजिडुअल में। ठीक है। ये वही तीन।
इसमें उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क है, देखो पहली चीज़ फ़र्क ये है कि अगर आपके डाटा में जो आपका ट्रेंड है, या तो वो ऊपर को जा रहा है या वो नीचे को जा रहा है, तो आप क्लासिकल लगा सकते हैं, ठीक है? क्या बोला मैंने? क्लासिकल मतलब पिछला वाला, ठीक है? इसमें जगह ही नहीं छोड़ी मैंने, यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? हाँ। अगर आपका जो टाइम सीरीज़ है, अगर आपकी जो टाइम सीरीज़ है, वो या तो ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, तो आप क्लासिकल लगाएँगे। क्या लगाएँगे? क्लासिकल। क्लासिकल वही वाली जिसके अंदर एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आ रही थी, ठीक है? लेकिन अगर आपकी टाइम सीरीज़ कुछ ऐसी है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसे करके कुछ टाइम सीरीज़ आ रही है और डेफ़िनेटली यहाँ पे फ्लक्चुएशन तो होंगी कुछ, ऐसे करके टाइम सीरीज़ आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड एक पैटर्न फ़ॉलो नहीं कर रहा है। तो इस केस में आप क्लासिकल नहीं लगाएँगे, इसमें आप एसटीएल डिकम्पोजिशन लगाएँगे, ठीक है? एडवांस मेथड वाला जो अभी हम पढ़ेंगे जिसके बारे में, ठीक है? जिसको एलओईएसएस भी बोला जाता है क्योंकि इस मेथड से ही वो डिकम्पोज़ करता है वो, ठीक है? तो इस केस में आप ये लगाएँगे। दूसरा आपको पता ही होगा, अगर आपके डाटा में बहुत सारे आउटलायर्स हैं, तो बहुत सारे आउटलायर्स में आप क्लासिकल नहीं लगा सकते। उस केस में भी आपको एसटीएल ही लगाना पड़ेगा, यही मॉडर्न वाला मेथड, ठीक है? तीसरा, अगर आपकी जो सीज़नैलिटी है, वो विद टाइम चेंज हो रही है और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं सीज़नैलिटी का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। वो जो आपके पैटर्न्स थे ना, मैंने बोला जो रिपीट करते हैं रेगुलर टाइम इंटरवल पे, लेकिन ये रिपीट तो कर रहे हैं, लेकिन इनका जो पैटर्न है ना, वो सेम नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा है, फिर एकदम से बढ़ गया, फिर एकदम से बढ़ गया, फिर ऐसा हो गया। तो इस केस में ना सीज़नैलिटी सेम नहीं है, तो इस केस में भी आपको क्या लगाना है? एसटीएल लगाना है, मॉडर्न वाला मेथड लगाना है। अब आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एसटीएल कब-कब लगता है? जब आपके सीरीज़ में क्या हो? सीज़नैलिटी कॉम्प्लेक्स हो, सीज़नैलिटी चेंज हो रही हो हर साल और आउटलायर हो आपके, ठीक है? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल सीज़नैलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है? तब भी पैटर्न को खोज देगा। आउटलायर्स हैं आपके तब भी ये टाइम सीरीज़ को डिकम्पोज़ कर देगा बढ़िया से। और एक और चीज़ जो इसको अलग बनाती है क्लासिकल से कि क्लासिकल में आपने अगर ग्राफ देखे होंगे ना, ग्राफ में ना पर्टिकुलरली जो ट्रेंड वाला था ना, वो ट्रेंड में भी ना थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस थी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये रहा, ठीक है? आप अगर देख पाए ना, देखो ये जो ट्रेंड है ना, इसके अंदर फिर भी फ्लक्चुएशंस है। मतलब इसने ट्रेंड को ब्रेक तो किया, लेकिन उतने अच्छे से ब्रेक नहीं किया। मतलब नॉइसेस हैं अभी इसमें, ठीक है? लेकिन जो आपका एडवांस मेथड होगा ना, एडवांस मेथड वाला कौन सा वाला? एसटीएल वाला, ये वाला मेथड, ये ना आपके इस ट्रेंड वाले को बिल्कुल स्मूथ बना देता है। जैसे यहाँ पे लाइन दिख रही है ना, बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली ऐसा बना देगा, ठीक है? तो ये वाला मेथड किसके लिए बेस्ट रहेगा? ये मेथड रहता है बेस्ट जब आपके पास वही टाइम सीरीज जो आपके नॉन लीनियर हो, मतलब अप्स एंड डाउन्स हो आपके ट्रेंड में, ऐसा ये दिख रहा है ना, अप्स डाउन्स अप डाउन, कुछ कुछ भी बनता जा रहा है, ठीक है? और एलओई इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अगर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह में आए तो उसको याद कर लेना, ठीक है? अब इसके कोड को हम समझते हैं कि ये कोड लगता कैसे है, मॉडर्न वाला एसटीएल डिकम्पोजिशन। एक मिनट हो जा सेलेक्ट, ठीक है? हाँ, ये वाला, ठीक है? ठीक है। तो अब ये रहा एसटीएल डिकम्पोजिशन। एसटीएल डिकम्पोजिशन करने के लिए आपको फिर से स्टैट्स मॉडल से आपको एसटीएल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। एसटीएल को इंपोर्ट करने के बाद आपको इसको दो मैंडेटरी पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। अब फिर से ये पैरामीटर है, आर्गुमेंट है, फिलहाल मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है? तो मैं पैरामीटर ही बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आपको दो मैंडेटरी देना पड़ेंगे। पहला तो वही कि कौन से कॉलम को आपको डिकम्पोज करना है, मैंने फिर से मीन टेम्परेचर बोला है, और कितने टाइम के बाद आपके जो डाटा में उसमें रिपीटिशन है। इसको मैंने पहले ये समझाया था कि 365 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि एक साल बाद मेरा पैटर्न रिपीट कर रहा है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे 365 आया। तो ये दोनों आपको मैंडेटरी प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अब एक एडिशनल आपको मैं टिप दे रहा हूँ जो कि आपको खुद फाइंड आउट करनी है, वो ये कि जो क्लासिकल आपका था ना, क्लासिकल डिकम्पोजिशन जो ऊपर पढ़ा हमने, उसके अंदर ना जो पैरामीटर्स होते हैं वो यही होते हैं, इतने ही होते हैं, मेन मतलब यही तीन होते हैं। तो इसके अलावा ना आप इसके ट्रेंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, सीजनैलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ना जो आपका ये होता है मॉडर्न वाला एसटीएल डिकम्पोजिशन, इसके अंदर ना आप ट्रेंड को भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ट्रेंड, सीजनैलिटी, दो पैरामीटर्स को और प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल टूल्स आ जाते हैं हमारे पास इस पूरी टाइम सीरीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? उसके बाद आपको एसटीएल फिट करना है। फिट करने के बाद क्या करेगा, ये अपने आप ही पैटर्न खोजेगा और आप देख सकते हैं कि इसने भी मेरे को यही बताया कि ऑन एन एवरेज मेरा जो टेम्परेचर 25 से 28 में जा रहा है, ठीक है? और आप यहाँ देख सकते हैं जो ट्रेंड है उसके अंदर बिल्कुल भी नॉइस नहीं है। इसने बहुत ही स्मूथली इसको इस पैटर्न में से खोज लिया है कि ऑन एन एवरेज मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो एसटीएल डिकम्पोजिशन बहुत ही प्यार से आपके डाटा में से ट्रेंड भी निकाल लेता है, सीजनैलिटी भी निकाल लेता है और नॉइस भी निकाल लेता है, ठीक है? तो ये आपको एसटीएल डिकम्पोजिशन करके दिखा सकता है, ठीक है? अब फिर से वही चीज़ है कि मैंने एक बार ये भी करके देखा कि अगर हमारे डाटा में आउटलायर्स हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है? तो ये मैंने कौन-सा वाला लिया है? विंड स्पीड वाला। फिर से वही आपके पास 4
कॉलम थे मीन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। तो मैंने चेक किया कि विंड स्पीड में फ्लक्चुएशन है बहुत ज़्यादा, आपको दिख सकते हैं ये शार्प पीक है। अब ये शार्प पीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आउटलायर्स हैं बहुत ज़्यादा। और मैंने आपको बताया था कि आउटलायर्स अगर होंगे तो क्लासिकल डिकम्पोजिशन नहीं लगेगा। कौन सा वाला लगेगा? मॉडर्न वाला, एसटीएल। तो हमने एक बार दोनों लगा के देखे हैं। सबसे पहले मैंने एसटीएल को इंपोर्ट किया और एसटीएल को लगा के देखा, ठीक है। अब एसटीएल को लगा के देखा तो एसटीएल ने क्या किया, इस पूरे जो नॉइज़ी डाटा था उसमें से भी इसने ट्रेंड बड़े प्यार से खींच लिया। ये आपका ट्रेंड आपको दिख रहा है कि ऑन एन एवरेज जो आपकी विंड स्पीड है वो पहले डिक्रीज हुई फिर बढ़ने लग गई इस पूरे ट्रेंड में से, ठीक है। फिर आपका सीजनल कंपोनेंट हो गया जो चेंज हो रहा था विद टाइम। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि सीजनल कंपोनेंट यहाँ पे सेम नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एसटीएल में जरूरी नहीं है कि वो सीजनल कंपोनेंट को सेम ही रखे, क्लासिकल में आपको सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। और अगर मैंने इस पे क्लासिकल लगाया होता, ठीक है, ये तो कौन सा वाला लगा है? मॉडर्न वाला, एसटीएल वाला है, ठीक है। अगर मैंने क्लासिकल लगाया होता जिसमें मैंने एडिटिव मॉडल को पास कर दिया है, अब जो मेरा क्लासिकल है वो देखो किस तरह कर रहा है इस विंड स्पीड को। ये आपका ओरिजिनल डाटा था, विंड स्पीड को देखो इसने क्या कर दिया है। अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि फिर से वही क्लासिकल मॉडल आपके डाटा में अगर आउटलायर है तो वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि मेरे इस पर्टिकुलर डाटा को इसने क्लियर कट डिकम्पोज नहीं किया है। यहाँ पे ट्रेंड में अभी भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं और मेरे को क्लियरली पता भी नहीं चल रहा है कि ये टेम्परेचर ऑन एवरेज ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। और यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि जो सीजनैलिटी पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम रखा है इसने, क्योंकि क्लासिकल डिपोजिशन मानता है कि हर साल जो पैटर्न है वो रिपीट ही करेंगे एग्जैक्टली सेम पैटर्न में। तो ये दोनों फर्क आपको देखने को मिले होंगे किसमें, क्लासिकल में और सीजनल में, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आप एसटीएल डिकम्पोजिशन लगा सकते हैं इस डाटा का इस्तेमाल करके, सॉरी इस कोड का इस्तेमाल करके, और ये कैसे क्लासिकल डिकम्पोजिशन से अलग है। अब इसको एक बार हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपके डाटा में सीजनैलिटी फिक्स्ड है तो कौन सा लगाएंगे आप? क्लासिकल डिकम्पोजिशन। क्लासिकल डिकम्पोजिशन मतलब वही एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, इनमें से कोई लगाएंगे। अगर आपके डाटा में सीजनैलिटी फिक्स नहीं है तो आपको एसटीएल लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर सेकंड, अगर सीजनैलिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है, सीजनैलिटी में चेंज आ रहा है तो कौन सा लगाएंगे हम? एसटीएल। लेकिन सीजनैलिटी में अगर चेंज नहीं आ रहा तो फिर हम ये वाला लगा देंगे, क्लासिकल, ठीक है। अगला आ गया कि अगर आपके डाटा में आउटलायर है, अगर आउटलायर है तो कौन सा लगाएंगे हम? एसटीएल वाला, क्लासिकल वाला नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपको फास्ट कंप्यूटेशन चाहिए, बहुत ज्यादा डाटा है, तो आप क्लासिकल लगा सकते हैं, क्योंकि क्लासिकल के जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम है ना वो ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू एसटीएल, ठीक है। तो आप ये लगा सकते हैं। नॉन लीनियर और कम्प्लेक्स पैटर्न वही, फिर अगर आपके डाटा में, अगर आपकी टाइम सीरीज कम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा तो फिर एसटीएल लगाओ, एसटीएल आराम से उसमें से पैटर्न खोज लेगा, ठीक है। अगर आपके डाटा में मल्टीप्लिकेटिव बिहेवियर है, मल्टीप्लिकेटिव मतलब वही है कि विद टाइम एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो आप क्लासिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एसटीएल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में, लेकिन क्योंकि एसटीएल ना इनहेरेंटली मल्टीप्लिकेटिव को सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको मल्टीप्लिकेटिव को पहले एडिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करके। अब मेरे ख्याल से आपको लॉग पता है कि नहीं पता, कि अगर आप लॉग ए बी सी करोगे तो वो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बेसिकली। तो आप जैसे ही किसी भी मल्टीप्लिकेटिव मॉडल का लॉग ले लेंगे, तो लॉग जो ए बी सी था ना, वो आपका क्या बन जाएगा? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तो आपका एडिटिव मॉडल बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप एसटीएल लगा सकते हैं। अगला, इसको इसकी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं? नहीं, मैंने आपको बताया था क्लासिकल मॉडल में केवल आपको तीन ही पैरामीटर पास करने हैं, वो अपना करेगा। इसमें हम कर सकते हैं, हम इसमें एडिशनल पैरामीटर पास कर सकते हैं, जैसे ट्रेंड और सीजनलिटी, ये हम पास कर सकते हैं, ठीक है। नॉइसी डाटा है, नहीं लगेगा, ये वाला लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको ये आराम से दिख रहा होगा, ठीक है। अगला चलते हैं कंपैरिजन के बीच में। एक और कंपैरिजन मैंने किया क्या है कि अगर आपकी जो एडिटिव टाइम सीरीज है उसमें क्या रहेगा? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव में नहीं रहेगा। विद टाइम या तो एम्पलीट्यूड आपका बढ़ेगा या विद टाइम आपका एम्पलीट्यूड घटना चाहिए, ठीक है। बढ़ना मतलब ये हो गया, इस तरीके से होना चाहिए, या फिर पहले बढ़ा था फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो उस केस में आप मल्टीप्लिकेट लगा सकते हैं। इसमें तो एम्पलीट्यूड कहीं बढ़ सकता है कहीं घट सकता है, वो उसकी मर्जी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला ये रहा, इसका फॉर्मूला ये रहा। अब मैंने आपको बताया था एसटीएल में भी एडिटिव ही वो है, वैलिड है, ठीक है। उसके अलावा इसको क्लासिकल एडिटिव बोलते हैं, इसको क्लासिक मल्टीप्लाई बोलते हैं, इसको एसटीएल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल हो गए, आप कर दोगे। और एसटीएल एसटीएल के साथ एडिटिव मॉडल तो काम करता है, मल्टीप्लिकेटिव काम नहीं करता। मल्टीप्लिकेटिव अगर करना है तो आपको उसका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, ये आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं वाई सी टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन। तो इसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि टाइम सीरीज को डिकम्पोज करना क्यों जरूरी है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो पहली चीज तो यही है कि मुझे पता चल जाता है कि मेरे ट्रेंड कहाँ पे है, लॉन्ग टर्म में हो क्या रहा है। मेरे को ये पता चलता है कि कौन सा पैटर्न है जो रिपीट कर रहा है। उसके अलावा मेरे को आउटलायर्स भी इजिली दिख जाते हैं। तो इसलिए टाइम सीरीज को प्रॉपर्ली एनालाइज करने के लिए टाइम सीरीज को डिकम्पोज करना तो बहुत जरूरी है। उसके अलावा एक और जो
पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो मशीन सॉरी टाइम सीरीज के जो एल्गोरिदम है, टाइम सीरीज के एल्गोरिदम मतलब अरीमा, सरीमा, ये जितने भी एल्गोरिदम है ना, इनको चाहिए स्टेशनरी डाटा। स्टेशनरी डाटा यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्योंकि मेरा कैमरा आया होगा। यहाँ पे इनको चाहिए कौन सा वाला डाटा, स्टेशनरी डाटा। वो फिर से वही प्रॉब्लम आ गई कि स्टेशनरिटी के बारे में क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं है तो आपको समझ में आएगा नहीं। फिलहाल के लिए मान के चलो कि टाइम सीरीज डिकम्पोज करने के बाद ही हम डाटा को स्टेशनरी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भी टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन करते हैं, क्योंकि टाइम सीरीज कंपोजिशन करने के बाद ही वो एल्गोरिदम को मिलने वाला है डाटा, ठीक है। तो ये काम ज़रूरी है टाइम सीरीज़ डिकम्पोज़िशन, मतलब ओवरऑल आप यहाँ देख लेना। अगला, मैंने थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि कैसे क्लासिकल डिकम्पोज़िशन एक आपके डाटा को ब्रेक करता है। अगर मैं आपको इसको समझाऊँ, तो मैं आपको तब से चिल्ला-चिल्ला के बता रहा हूँ कि जो आपका क्लासिकल डिकम्पोज़िशन है वो क्या करता है, वो ऑन एन एवरेज बताता है आपको। यहाँ पे रुको, हाँ, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने आपको तब से बताया कि जो ट्रेंड है ना, अगर आपके जो ओरिजिनल ओरिजिनल डाटा है वो कुछ इस तरीके है। तो ट्रेंड हमको क्या बताता है, ऑन एन एवरेज आपकी जो सेल्स है ऊपर गई है नीचे गई, ये ट्रेंड है आपका, ठीक है। और मैं बार बार आपको बोल रहा था ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज मेरे जो ट्रेंड है वो ऊपर गया है नीचे गया। अब ऑन एन एवरेज का मतलब क्या है कि ये ट्रेंड एवरेज लेके ही निकलता है। अब एवरेज लेके कैसे निकलता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे निकलता है एवरेज लेके। मान लेते हैं कि मेरे पास डाटा है कुछ, ठीक है। यहाँ पे टाइम लिखा होगा, टाइम मतलब डेट्स लिखी होंगी, बहुत सारी अलग अलग डेट लिखी होंगी, मैं उसको लिख नहीं रहा। यहाँ पे मेरे पे टेम्परेचर है, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या है मान लेते हैं 30, 32, 34। टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर आगे मान लो 30, फिर से कम हो गया एक दिन, फिर 38 हो गया एक दिन, फिर 42 हो गया, फिर वापस 35 पे आ गया। ये मेरे पे डाटा है, ठीक है। ये टेम्परेचर हो गया। अब अगर आपको इंडिविजुअली आप इसको मार्क करेंगे तो यहाँ पे आपका टाइम सॉरी टेम्परेचर आएगा, यहाँ पे आपका टाइम आएगा। जब इसको आप मार्क करेंगे तो 36 ऊपर है, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगी, या तो आपको पता है इस तरह से डाटा बनेगा। और यही डाटा को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल टाइम सीरीज। यही होती है आपकी ओरिजिनल टाइम सीरीज, ठीक है। इस तरीके से बनती है। अब मेरे को इसमें से ट्रेंड खोजना है, इस पर्टिकुलर डाटा में से मेरे को क्या खोजना है, ट्रेंड खोजना है। उस ट्रेंड को खोजने का तरीका क्या होता है कि आपको एक विंडो डिसाइड करनी पड़ती है। विंडो मतलब बेसिकली आप एवरेज लेंगे लेकिन कितने डेटा पॉइंट्स का एक साथ। अब फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ मैं 4 डाटा पॉइंट्स का विंडो डिसाइड कर रहा हूँ, तो मैं इन चारों डेटा पॉइंट्स का ना एवरेज निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, आपको एवरेज निकालना आता होगा। क्या करूंगा, 36 प्लस 32 प्लस 34 प्लस 30, और इसको डिवाइड कर दूंगा 4 से। इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 4 से, ठीक है। तो जैसे ही मैं 4 से डिवाइड करूंगा ना, मेरे को मान लो कुछ मिल गया, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा मैं, मान लो मेरा आया 31.5 कुछ ऐसा आ गया। तो यहाँ पे ना 31.5 लिख दूंगा, और ये जो वैल्यू है ना यही मेरा ट्रेंड है। यही मेरा क्या है, ट्रेंड है। अब अगला पॉइंट कैसे डिसाइड होगा, आप ये जो 4 वाली विंडो है ना इसको एक से शिफ्ट कर दोगे, इस तरह से शिफ्ट कर दोगे। तो इससे क्या होगा ना, आपका ये मान लो 32.5 आ गया, फिर आप फिर एक और शिफ्ट कर दोगे। तो हर बार एक एक नीचे जाओगे, आपका एक डाटा पॉइंट आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ ना कि जो आपकी जो फ्लक्चुएशन थी ना वो कम हो गई। यहाँ पे जो इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन थी ना वो ट्रेंड में कम हो गई। अब कैसे कम हो गई, वही चीज है कि एवरेज क्या करता है, बड़ी वैल्यू को नीचे कर देता है, नीचे वैल्यू को बड़ा कर देता है। आपको एवरेज पता है तो आपको पता होगा कि अगर किसी क्लास का एवरेज निकालें और क्लास का एवरेज में बोल दूं कि 80% रिजल्ट आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बच्चों का 80% आया। कोई बच्चे ऐसे होंगे जो 100% लेके आएंगे, कोई बच्चे बेचारे फेल भी होंगे 33% वाले। तो एवरेज क्या करता है, कम को बढ़ा देता है, बड़े को कम कर देता है, एक बीच की वैल्यू निकाल लेता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है। ये जो आपकी 36, 32, 34, 30 थी ना, इतने फ्लक्चुएशन आ रहे थे ना, इसने एक बीच का नंबर निकाल दिया एवरेज। वैसे ही जब आपने नीचे लेके गए तो आपने फिर से एक एवरेज निकाला, तो वो इसके पास ही आएगा। अगला वैल्यू फिर इसके पास आएगी। तो ज्यादातर वैल्यू ना पास पास ही आती है, जिसकी वजह से जो आपका डाटा बनता है ना वो इतना फ्लक्चुएटेड नहीं बनता। वो पैटर्न कुछ इजीली बन जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके से ही जो आपका क्लासिकल डिकम्पोजिशन है, जो जिसके अंदर एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आते हैं, वो आपके ओरिजिनल टाइम सीरीज से ट्रेंड को निकालता है। क्या करके, विंडो डिसाइड करके। और ये चीज मैंने वहां एक्सप्लेन करी हुई है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं तो ये रहा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक विंडो डिसाइड होती है, वो विंडो क्या करती है, हर पॉइंट पे एक बार नीचे जाती है, एवरेज निकालती है। एवरेज निकालती है, उसको ट्रेंड में मार्क करती जाती है, ट्रेंड वाले ग्राफ में मार्क करती जाती है, और वो स्मूथ होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे यहाँ बता रखा है कि 1 जनवरी से 1 जनवरी लेगा, फिर एक नीचे चले जाएगा, 2 जनवरी से 2 जनवरी लेगा, 3 जनवरी से 3 जनवरी। यहाँ पे विंडो कितनी है, विंडो है यहाँ पे कितनी, 365, मतलब 365 दिन का एवरेज निकाल रहा है वो हर टाइम। इसलिए डाटा जो है इतना ज्यादा स्मूथ है हमारा, मतलब जो ट्रेंड है, सॉरी डाटा नहीं, ट्रेंड जो कंपोनेंट है इतना ज्यादा स्मूथ है, क्योंकि पूरे साल का एवरेज निकाल रहा है वो उस पॉइंट को निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्लासिकल डिकम्पोजिशन वर्क करता है। अगला आ गया कि एसटीएल डिकम्पोजिशन कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे तो हुए हैं, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी थोड़ी बहुत मेहनत करो। तो मैंने ना एक वीडियो निकाली थी,
ये वाली वीडियो में आप जा सकते हो। इस वीडियो में जो मतलब उसका लेक्चरर है उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि एक थोड़ी मेहनत आप खुद करें। तो इस लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करूँगा और इस लिंक को कॉपी करके आप जैसे ही कॉपी करके इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो आपको एक स्टैट क्वेस्ट करके एक वीडियो आ जाएगी और यहाँ पे इसने LOES मेथड के बारे में बताया, मतलब बेसिकली STL डिकम्पोजिशन, जो मॉडर्न डिकम्पोजिशन, उसके बारे में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, बहुत मजेदार एक्सप्लेन किया, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये काम आपको खुद से करना है और मेरे इस वीडियो का मोटिव हो गया कंप्लीट। मैंने पूरी की पूरी टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन के बारे में आपको बता दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोस एंड बाय बाय।